इसकी शुरुआत होती है मलयाना में गांव से, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा एक हिंदू समुदाय के लड़के को पीटा जाता है। तो आप शुरुआत करेंगे वहां से कि भैया उसका नेचर कैसा था। शुरुआत उस गांव से हुई और उस गांव से वो बात पहुंच गई यहां पर, और यहां से वो बात पहुंची अब मंडी में, सोलन में, चंबा में, सिरमौर में, अलग अलग क्षेत्रों में। इससे पहले मैंने कहा कि जीएस में हिंदी की क्लास भी हमने अपलोड कर दी है, बेसिक सा हिंदी का पोर्शन हमने अपलोड कर दिया है, और इंग्लिश की क्लास भी हमने अपलोड कर दी। आई थिंक दो क्लासेस तो दोनों की हो गई हैं। ये हिंदी की अब दूसरी क्लास है, सॉरी ये आपकी जीएस की दूसरी क्लास है। और जीएस में हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस हमने पीवाईक्यू का कर लिया है। अब जीएस को पढ़ा कैसे जाए, हम वही जो पैटर्न अभी तक चला आ रहा है तो वैसा हम नहीं करेंगे जीएस में, क्योंकि चीजें आपने पढ़ रखी हैं पहले से, आपने पढ़ा हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है वो आपके जीएस में काम आ जाएगा। बस उसका साथ साथ में आपने रिवीजन करना है। हमें अब जानना क्या है कि उस एक टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बनेंगे और आपको क्या क्वेश्चंस लिखने हैं। बस आपको लिखने का समय निकालना है, ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है तो इसका क्वेश्चन आपको आंसर आपको लिखना है अपने शब्दों में, पहले इसको पढ़ लेना है, उस पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर लिखना है। हमने यहां पर स्टार्टिंग में कुछ एक पॉइंट्स रखे हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखा हुआ, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है ताकि आपके पास कंटेंट रहे। उस कंटेंट के बाद आप उसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, पहले आपके पास वो कंटेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास पीडीएफ मिलेगी। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इसका हिस्ट्री से, बेसिक से बात करेंगे आज। तो हिस्ट्री में क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है कि भैया आपको 1857 की क्रांति के बाद ही पूछा जाएगा, तो पहले शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की ही। और साथ ही साथ में जो हिमाचल जीके मैंने कहा वो साथ में चलता रहेगा। हिमाचल जीके की जो पीडीएफ है या क्वेश्चंस है, पीडीएफ आपके कोर्स में ऐड की गई है, तो उसमें लगभग 600 मेंस के क्वेश्चन हैं। अटेम्प्ट करते रहो धीरे धीरे करके, जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 60 दिन में करते हैं तो 60 दिन में आपको 10 एमसीक्यू, 10 तो इसके ही करने पड़ेंगे तभी जाकर के कंप्लीट होंगे, वो हिमाचल जीके के ही 10 करने पड़ेंगे। और 10 ऐसा भी नहीं है बहुत लेंथी है कि उसी में से क्वेश्चन हुए हैं, रिपीटेड भी क्वेश्चन हैं। जब आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपके 2-3 क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे। हर एक टॉपिक से जब आप एक क्वेश्चन उठाएंगे वहां पर, तो आपके 2-3 क्वेश्चन सिंपली उसी से हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से हो जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर आप 120 वर्ड्स के लिए करेंगे तो 160 वर्ड्स का उसी से ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो करने हैं। शुरुआत करते हैं आज 1857 की क्रांति से कि वहां से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो भी हम बात करेंगे कि भैया यहां से क्या पूछा गया है। पीडीएफ लॉक है वो, ठीक है, वो हम अनलॉक कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी आपके कोर्सेज जो है वो अनलॉक नहीं किए हैं तो वो हम अनलॉक कर देंगे। जो तो अलाइड वाले हैं उनके लिए तो वहीं पर वो पीडीएफ है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एग्जामिनिंग द कॉजेज इन द नेचर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिपोर्ट। ज्यादातर जो क्वेश्चन है अगर आपने देखा होगा, पीवाईक्यू आपने देखे होंगे अलाइड के, जीएस के, कल भी हमने चर्चा की थी इस पर, तो ज्यादातर कैसे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है। एग्जामिन बोला गया है, डिस्कस बोला गया है, क्योंकि 10 से 20 का क्वेश्चन जो आपको थे वो 120 वर्ड्स में ही पूछे गए थे। लास्ट जो आपने पेपर दिया है, लास्ट का देखिएगा तो उसमें कितना बताया गया है, लगभग 10 या 20 क्वेश्चन, लास्ट के भी 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और उससे पहले के भी 10 क्वेश्चन, सारे के सारे 120 वर्ड्स में थे और क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे। तो पहला ही टॉपिक हमारे पास है एग्जामिन द कॉजेज इन द नेचर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट। इसका मतलब यह है कि इस टॉपिक में 1857 की क्रांति में आपको और ज्यादा डीप जाना है, वो चीजें आपको एनालाइज करनी है। एग्जामिन का अर्थ वही हो गया, उस समीक्षा करनी है इसकी। अब समीक्षा में हम क्या क्या देखेंगे, देखिए एक तरीका है इसको लिखने का कि आप पूरा के पूरा लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, फिर देन वी हैव कंक्लूजन। एग्जामिन मींस प्रूव डीपर इनटू द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल, कि पूरे डिटेल में आपको समझ में आ जाए कि व्हाट आर द कॉजेज, कि भैया वो क्रांति कैसी रही, उसकी समीक्षा आपने क्या पाया, उससे आपने वो क्रांति का रीजन क्या था, वो सब चीजें आपने देखी और उसके बाद आपने एक अच्छा सा कंक्लूजन निकाल दिया। अर्थ उसका एग्जामिन का वही हुआ। तो 1857 की जो क्रांति है, पहला क्वेश्चन यही है, बाकी के क्वेश्चन भी इससे रिलेट करेंगे, लेकिन उसमें लिखना क्या है वो चेंज होता रहेगा। इसीलिए ही क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको 1857 की क्रांति के बारे में पता हो, लेकिन उसको एग्जामिन करना है या डिस्कस करना है या कमेंट करना है, वो सब चीजें डिफर करेंगी आपस में। सो फर्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे इसमें कि 1857 की क्रांति जो थी वो पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम उसे कहते हैं, कहा जाता है। इट वॉज सिग्निफिकेंट बट अनसक्सेसफुल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब आप इसको सेंटेंस फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे पॉइंट फॉर्मेट में, ये पॉइंट सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप
अगर मान लीजिए 120 वर्ड का है तो आपको इन सभी के सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरे पूरे सेंटेंसेस आपने बना दिए, 2 लाइन का ये बना दो कि भैया अपराइजिंग द 1857 रिवोल्ट was regarded as the first war of independence, was significant but unsuccessful revolt against the British rule, या 1-2 लाइन आपने और लिख दी अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया तो। क्योंकि यहां पर क्या है, 1857 की क्रांति मेन है, क्वेश्चन ही इसी के ऊपर पूछा गया है, उसके ऊपर ही पूछा गया है। ये मेन टॉपिक क्या है, 1857 की क्रांति, उसके बारे में पूछा गया है, उसके कॉजेज और उसका नेचर, उसका आपको एग्जामिन करना है। मेन टॉपिक क्या है, ये तो मेन टॉपिक के बारे में ही इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई। तो मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन। अब पिछले कल मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। हिस्ट्री का है तो आपने 1857 की हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि वे क्या हिस्ट्री थी उसकी। हाँ, पहले आपको पता है कि इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट थी, अनसक्सेसफुल भी थी, began as a sepoy mutiny, later spread across the other regions also, अलग अलग क्षेत्रों में ये फैलती गई। नाउ द बॉडी पार्ट, आपने पहले तो लिख दिया कि ठीक है 1857 की क्रांति कुछ ऐसी थी, फिर यहीं पर लिखा गया है कॉजेज। अब आपको वो कॉजेज लिखने हैं, उसके बाद लिखेंगे आप नेचर। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट लिख दिया। वे 1857 की जो रिवोल्ट हुई वो आखिरकार क्यों हुई, आप सभी को रीजन पता है। अब आपको लिखना किस तरीके से है, उसको वो फ्रेम कैसे करना है वो हमने देखना है, क्योंकि 1857 की क्रांति के लिए आपने प्रीलिम के लिए पढ़ा था। अब प्रीलिम में ठीक है, अब मेंस में आप कैसे लिखेंगे, आपने लिखा पहला पॉलिटिकल कॉज। द पॉलिटिकल कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट क्या था, एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था जिसमें एनेक्सेशन किया गया इंडियन स्टेट्स का। कौन कौन सा किया गया, आपको कब डेट है, वो सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी अब कि भैया बताइए झांसी, सतारा, नागपुर, इन सभी का एनेक्सेशन ब्रिटिशर के द्वारा कब किया गया, वो आता है प्रीलिम में। अब मेंस में आपको रिलेट करना है चीजों को। जैसे यहां पर है, पहला आपने लिख दिया पॉलिटिकल कॉज में द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये किया गया। और उससे देन वी हैव एनेक्सेशन ऑफ अवध 1857 1856, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोबल्स, सोल्जर एंड ऑफिशियल्स, ये किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उस वो कॉज बनता है फिर 1857 की क्रांति का। अब देखिए ये 1856 तो 57 से पहले ही आया हुआ है। द मेन सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज अवध। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है, अगर जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया क्या ये 1857 की रिवोल्ट जो थी वो अवध की ही मूवमेंट थी, अवध में ही ये रिवोल्ट हुई है क्या। तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया अवध क्या मेन सेंटर था, क्यों था मेन सेंटर। उसके पूरा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिखेंगे क्या उसमें, पूरा का पूरा 1857 की क्रांति के बारे में तो नहीं लिखेंगे, है ना। सो वी हैव पॉलिटिकल कॉज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया जिसमें एनेक्सेशन किया गया। सोशल और रिलीजियस कॉज, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, आपके पास वर्ड लिमिट दी गई है और उस वर्ड लिमिट तक आपको स्टिक रहना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो आपके पास हो सकता है कि भैया इतने ज्यादा लिखने के लिए समय ही ना हो कि आप पूरा का पूरा लिख पाए उसके लिए। तो वी हैव दिस सोशल एंड रिलीजियस कॉज, आपको पता है कि सोशल एंड रिलीजियस कॉज क्या थे। बस आपको लिखना है कि जैसे उन्होंने क्या कर दिया, सती का अबॉलिश कर दिया 1829 में, विडो रीमैरिज 1856, वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोड्यूस करना, उन्होंने यहां पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया और यहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करने लग गए। रूमर्स ऑफ फोर्स रिलीजन कन्वर्जन, हिंदू एंड मुस्लिम का, तो वो परेशान हो गए कि भैया हमारा जो धर्म है उसका परिवर्तन किया जा रहा है। दिस वाज द रिलीजियस कॉज। देन वी हैव इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या हो सकता है कि हैवी टैक्सेशन लगा दिया गया, इंपोज कर दिया गया, तो जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो परेशान हो गए। लोकल इंडस्ट्री यहां पर पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई बाय द ब्रिटिश गुड्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये सारा फैलने यहां पर लग गया। अफेक्टेड सिपाही फैमिलीज, मेनी फ्रॉम द पीजेंट्स बैकग्राउंड। तो इकोनॉमिक कॉज हमारे पास ये हो गया। मिलिट्री कॉज, मिलिट्री कॉज वाज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सिपाहीज इन पे एंड प्रमोशन। जो भारतीय सोल्जर्स थे उनको उतनी ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी, बाकियों को बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती थी, उनमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, सेपॉयज फोर्स टू सर्व ओवरसीज। अब यहां के लोगों का मानना यह था कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारी जाति, हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। उनका मानना यह था अगर आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती समुद्र के पार भेज रहे हैं तो वो तो कहेंगे कि भाई हमारा धर्म जो है वो परिवर्तित हो रहा है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है इससे। इमीडिएट कॉज वाज द ग्रीस कार्टेजेस। उन्होंने कहा कि वे ग्रीस कार्टेज का यूज कर रहे हैं बंदूकों में, तो दैट वाज द ऑफेंस टू हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स, क्योंकि गाय जो है वो माता है हिंदुइज्म के लिए और पिग का जो मीट होता है वो मुस्लिम नहीं खाते हैं। ठीक है।
तो ये सारे क्या हो गए, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। आपने क्या करना है, क्वेश्चन था हमारे पास, एग्जामिन द कॉजेज एंड द नेचर ऑफ द नेचर एंड अपराइजिंग ऑफ नेचर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब क्वेश्चन सिंपल है, अब आपने वहां पर कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है उस चीज को, ये सिंपल है क्योंकि आपको आता भी है और 10 बार आपने पढ़ रखा है कि भैया ये कॉजेज हो सकते हैं, हो सकता है वहां पर याद ना आए। मेजर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने सबसे पहले यही देखना है कि उसके पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ते हैं, इकोनॉमिक है, सोशल है, तो ये सारे के सारे आपके पहले आ जाएंगे। एक इसमें मिलिट्री कॉज था क्योंकि रिवोल्ट हुई है तो मिलिट्री तो आएगा ही, तो ये सारे के सारे हो गए। देन वी हैव नेचर ऑफ द अपराइजिंग। नेचर कैसा था उसका, नेचर छोटा था, बड़ा था, पूरे देश भर में फैला हुआ था, वो हुआ उसका नेचर। उसमें कौन लोग शामिल थे, वो हुआ उसका नेचर। छोटे लोग शामिल थे, गरीब लोग शामिल थे, किस तरीके के लोग उसमें शामिल रहे, दैट इज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। हमने देखा अभी तक कॉजेज, नेक्स्ट वी हैव नेचर। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अलग भी क्वेश्चन आपको पुट आउट हो सकते हैं कि भैया इसका नेचर बता दीजिए। आपका अपना नेचर है, या मान लीजिए यहां पर मुस्लिम समुदाय की जो मस्जिद थी, यहां शिमला में ही, संजौली में ही जो मस्जिद थी, उसको गिराने का काम चला, तो लोग यहां पर बहुत सारा आए। आपको कहा गया कि उसके नेचर के बारे में बताइए कि हाउ द मॉस्क वाज डेमोलिश्ड इन संजौली। तो आप क्या बताएंगे उसमें, बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर समुदाय के जो लोग थे वो यहां पर आए थे, उसमें गरीब वर्ग भी था, अमीर वर्ग भी था, लेकिन ये सीमित था यहीं तक ही। स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्ट इसकी शुरुआत होती है मलयाना में एक गांव से, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा एक हिंदू समुदाय के लड़के को पीटा जाता है। तो आप शुरुआत करेंगे वहां से कि भैया उसका नेचर कैसा था। शुरुआत उस गांव से हुई और उस गांव से वो बात पहुंच गई यहां पर, और यहां से वो बात पहुंची अब मंडी में, सोलन में, चंबा में, सिरमौर में, अलग अलग क्षेत्रों में जो बात मलयाना से शुरू हुई वो संजौली में पहुंची, संजौली में लोग इकट्ठे हुए और यहां से वो बात फैल गई अलग अलग जगह पर। दैट इज द नेचर। वैसे ही 1857 की क्रांति है कि भैया वो शुरुआत कहां से हुई और वो कहां कहां पर अलग अलग क्षेत्रों में फैल गई। क्लियर आ गया, समझ आ गया। और कॉजेज आप उसमें अलग अलग लिख सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज। नेचर और कॉजेज में अंतर आ गया ना, तो कॉजेज क्या हो सकते हैं उसके, कॉजेज ये भी हो सकता है कि वे उसने मारा था। कॉजेज ये भी हो सकते हैं कि अभी तक लोगों में यहां पर डिस्कंटेंट है कि भैया बाहर वाले लोग जो हैं यहां पर ज्यादातर रह रहे हैं, दैट इज द वन ऑफ द कॉज। कि उन्होंने यहां पर पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है, दैट इज वन ऑफ द कॉज। वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, दैट इज वन ऑफ द कॉज। तो वो हो गए कॉजेज, बट द नेचर इज डिफरेंट, कि किस तरीके का नेचर था। समझ आ गया कि नेचर एंड द कॉज में क्या डिफरेंस है। सो द नेचर ऑफ द अपराइजिंग ये कैसे शुरू हुई, एक सेपॉय म्यूटिनी के आधार पर शुरू हुई। कहां पर, मेरठ में शुरू होती है। एक्सपेंडेड इनटू द मास रिबेलियन लेटर, इसका सेंटर, मेन सेंटर तो कानपुर, झांसी, लखनऊ। वैसे ही आप नेचर की बात करेंगे कि मेन सेंटर कहां थे, जो यहां पर मुस्लिमों के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है, जो भी डिस्कंटेंट है लोगों में, वो कहां पर हो रहा है, सोलन में हो रहा है, शिमला में हो रहा है, कहीं अलग जगह पर हो रहा है, नारकंडा में हो रहा है, तो अलग अलग जगह पर हो सकता है ना। तो ये हमारे हैं रीजन। देन वी हैव रीजनल लीडर थे उसमें कौन कौन से, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह। largely confined to northern and the central India and lack of centralized leadership. There was lack of centralized leadership. वैसे ही अभी जो ये हो रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये चीजें चली हुई हैं कि भैया उन्होंने गलत किया, ये सब यहां पर भी रिलेट करना है आपको इन सब चीजों से। आप अगर आपको 2-3 क्वेश्चन आपको पूरे दिमाग में बैठ गए, भैया कैसे इस क्वेश्चन को लिखा जाता है, आपको सारे के सारे आंसर लिखने आ जाएंगे। ये शुरुआती दौर है जहां पर हमें लगता है कि हमें आंसर लिखना नहीं आता होगा क्योंकि लिखे नहीं है, बस आप समझ गए। लैक ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप, वैसे ही जो अभी यहां पर आंदोलन हो रहा है उसका भी लीडरशिप नहीं है। कोई ये वाला पार्टी का आ रहा है, कोई दूसरे वाले पार्टी का आ रहा है, कोई तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। लैक ऑफ दिस सेंट्रलाइज लीडरशिप। अनकोऑर्डिनेटेड है, लोकलाइज्ड ग्रीवियंसेस है। वैसे ही 1857 की क्रांति में भी थे, लोकलाइज्ड ग्रीवियंसेस थे, अनकोऑर्डिनेटेड थे। देन सदर्न इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड न्यूट्रल। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था भैया कोई ऐसी भी चीज यहां पर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्षेत्र भी होगा, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, उसे कोई फर्क पड़ रहा है भैया मुस्लिमों ने यहां पर पूरे के पूरे समुदाय ने यहां पर कब्जा कर लिया है या उन्होंने यहां पर बहुत बड़ी मस्जिद बना दी है। आपने देखा किसी किन्नौर या लाहौल स्पीति वाले व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा? तो नहीं कहा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही 1857 की क्रांति से सदर्न इंडिया के जो लोग थे उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? आगे से आते हैं। देयर कंक्लूजन,
अपराइजिंग सप्रेस्ड व्हाट क्रूशियल इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। अगर ये आपको क्या देना है, दिस इज द पॉजिटिव। ठीक है, फेलियर रहा, फेलियर टू अचीव इंडिपेंडेंस व्हाट इनिशिएटेड इंडियन नेशनलिज्म। ऐसा तो कह दिया कि भैया ठीक है, या फेलियर रहा वैसे, क्योंकि 1857 की क्रांति उतनी ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुई, लेकिन ये पॉजिटिव तो कह दिया। पॉजिटिव भी तो कहा। पॉजिटिव क्या कहा कि ये सक्सेसफुल रहा उस नेशनलिज्म को, इंडियन नेशनलिज्म को जगाने में। दिस इज द कंक्लूजन। तो हमने क्या देखा अभी तक? सी द क्वेश्चन वाज एग्जामिन द कॉजेज एंड द नेचर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट। हमने देखा एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या देखा था? पिछले कल ही हमने देखा कि इंट्रोडक्शन अगर ऐसा पूछा जाए हिस्ट्री का, तो आप क्या लिखेंगे? उसके बारे में लिख देंगे कि भैया क्या था ये 1857 की क्रांति। दूसरा, द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। कॉजेज में क्या लिख दिया? पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए, मिलिट्री कॉजेज हो गए। ठीक है, देन वी हैव नेचर ऑफ द अपराइजिंग, क्योंकि क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है, क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि आपको यह बताना है, नेचर भी बताना है आपको। और उसके बाद वी हैव दिस कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन आपके पास आ गया। क्लियर है? समझ आ गया? तो हम आगे क्यों जाएं? तो ये वाला हो गया। हाँ, क्वेश्चन ये है, अब समझ आ गया ना? हाँ ना बता दो जरा मुझे। हमें नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको ही देना है। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, पहले ये बता दो मुझे, इतना समझ आ गया? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, तभी हम आगे जा पाएंगे ना। नहीं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसका आंसर दिया हुआ। अब एग्जामिन द कॉजेज एंड द नेचर ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट। ये तो हमारे पास सब हमने पॉइंट बताया आपको, ऐसा ऐसा लिखना है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर कैसा होना चाहिए। आपने लिखता अपराइजिंग ऑफ 1857 आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ सिग्निफिकेंट बट अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर मान लीजिए आपको 120 वर्ड्स का आए, तो आपको इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन आपका 2 लाइन का हो गया, ठीक है, काफी है। इसके आगे आपको लिखने ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास है कॉजेज। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट में भी आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट कम है। तो आपने पॉलिटिकल कॉजेज में आपने 2 लाइनें लिख दो यहां पर, वैसे ही सोशल एंड रिलीजियस कॉज में 2 लाइनें लिख दो, वैसे ही इकोनॉमिक कॉजेज में, देन वी हैव मिलिट्री कॉजेज एंड देन वी हैव द नेचर ऑफ द अपराइजिंग। आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने इसका भी आंसर दे दिया यहां पर कि भाई कैसी थी ये, और उसके बाद आपने कंक्लूजन दे दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1857 की क्रांति में ही है क्वेश्चन। ये पूछा गया है, डू यू एग्री दैट द एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 वर द मेजर कॉजेज ऑफ 1857 अपराइजिंग? कमेंट। यहां पर क्या लिखा गया है? कमेंट, यानी कि आपको अपने रिमार्क, अपने ओपिनियन वो भी यहां पर देने हैं। ऊपर तो नहीं दिया आपने, वो तो आपने जो पढ़ रखा था वही दिया, लेकिन यहां पर क्या करना है आपको? इट रेफर्स टू रिमार्क, ओपिनियन, जजमेंट मेड अबाउट समथिंग ऑफन इन राइटिंग और वर्बली। आपको कमेंट करना है। आपने देखा ना, आपने कई बार आपने देखा होगा कि सुंदर लड़की आ रही है, किसी ने कमेंट कर दिया, तो कमेंट वो क्यों किया? वो ठीक तो है नहीं, जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन आप उस शब्द को रिलेट कर लीजिए कि भैया कोई लड़की आई, आपने कमेंट कर दिया, या किसी और ने कमेंट कर दिया। कमेंट क्या किया उसने? उसने उसके ऊपर जजमेंट दे दी, तो भैया वाह सुंदर लग रहे हो, ऐसा कुछ बोल दिया। तो जब उसने वो कहा, तो आपने क्या रिलेट किया उससे? उसने उससे कमेंट किया, तो जजमेंट दिया उसने, अपना अपना ओपिनियन दिया, अपने रिमार्क दिए। तो बस आपको ऐसा ही कुछ यहां पर भी करना है। ये पूछ रहा है कि आप सहमत हैं कि 1856 की जो सेटलमेंट था, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 या एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये दोनों कॉजेज रहे, क्रांति के प्रमुख कारण यही थे। तो क्या ऐसा था? आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? आपको कमेंट करना है। आप समझ आ गया मतलब कमेंट का? एग्जामिन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए होगा क्या, जितने भी क्वेश्चन एग्जामिन से आएंगे आप सारे कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन कमेंट से आएंगे वो आप सारे कर लेंगे। अंतर क्या है दोनों में? आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मेंस में यही डिफर करेगा आपके मार्क्स। देन वी हैव अवध। अवध वाज अ मेजर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, मेजर सेंटर तो था ही अवध।
द डिस्पोजिशन ऑफ एंड द एग्जाइल ऑफ द रूलिंग नवाब, यहां पर जो नवाब थे, एंड द अंडरमाइनिंग ऑफ द पावरफुल तालुकदार क्लास एंड द ग्रीवियंसेस ऑफ द सोल्जर ऑफ द बंगाल आर्मी, many of whom were recruited from the Awadh, all added up to general disaffection in the region. अब क्या चीजें हुई यहाँ पर, ये तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि भैया अवध जो था वो एक मेजर सेंटर था और साथ ही साथ में यहाँ से जो तालुकदार थे उनको यहाँ से निकाला जा रहा था, वो भी एक रीजन बनता है इस क्रांति का, 1857 की क्रांति का। एनेक्सेशन ऑफ अवध किया जाता है 1856 में। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, अंडर द गाइस ऑफ द मल एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है, कुशासन के कारण अवध का एनेक्सेशन किया गया 1856 में। क्लियर? अब यहां के जो सोल्जर्स थे, डिस्प्लेड द रॉयल फैमिली, नोबल्स, सोल्जर एंड ऑफिशियल्स, जितने ऑफिशियल्स थे, नोबल्स थे, सोल्जर थे, उनको कहा कि भैया अपना बैग बांधो और यहां से दूसरी जगह पर चले जाओ। इससे क्या हो गया? जो वहां के जो नवाब थे उनका स्टेटस खराब हो गया। लॉस ऑफ स्टेटस एंड लाइवलीहुड फ्यूल्ड रिसेंटमेंट स्पेशली अमंग द सोल्जर्स, कि भैया हमारे नवाब थे अभी तक के, लेकिन अभी नवाब को ही निकाल दिया गया यहां से। अब हमारे पास आता है समरी सेटलमेंट। ये दूसरा यहां पर क्या पूछा गया था? कहां गया वो? यहां पर समरी सेटलमेंट, ये आपने नहीं देखा होगा 1856 का। व्हाट वाज दिस समरी सेटलमेंट? समरी सेटलमेंट वाज डिस्प्लेस्ड द तालुकदार, जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड थे वहां के अवध के, उन अवध के लैंडलॉर्ड को वहां से, जो लैंड ओनर्स थे उनको वहां से निकाल दिया गया, उन पर टैक्सेस लगा दिए गए, imposed heavy taxes on the peasants causing economic distress and direct influence on sepoys, many of whom came from the Awadh. अब इससे क्या हो गया? समरी सेटलमेंट से, जब मान लीजिए आपका सेटलमेंट करवाया गया, किसी क्षेत्र का बंदोबस्त करवाया गया, अब वो चाहे बात हो इंडिया लेवल की कहीं पर भी या फिर बात हो हिमाचल प्रदेश की, कहीं पर भी आप सेटलमेंट करवा दीजिए। चंबा में सेटलमेंट करवा दिया, वहां पर विद्रोह हुआ, सिरमौर में सेटलमेंट करवाया, वहां पर विद्रोह हुआ, रामपुर में सेटलमेंट करवाया, वहां पर विद्रोह हुआ, तो इसका मतलब विद्रोह जो होगा वो बंदोबस्त के कारण भी हुआ है, क्योंकि उस वक्त के लोग बंदोबस्त को समझेंगे नहीं। बंदोबस्त का मतलब हो गया कि लैंड का हम सेटलमेंट करवा रहे हैं, गरीबों को थोड़ा बहुत दान कर रहे हैं, भैया किसी एक के पास भी भूमि ना रहे, लेकिन लोग समझेंगे नहीं, लोग सोचेंगे कि भैया हमसे भूमि छीनी जा रही है, बस उस छीनने के कारण ही विद्रोह शुरू हो जाएगा। वैसा ही यहां पर भी कुछ हुआ। समरी सेटलमेंट करवाया गया 1856 में, और वहां के जो तालुकदार थे उन्हें लगा कि भैया हमारी जमीनें यहां से छीनी जा रही हैं। And there were other contributing factors also. What were the other contributing factors? For example, doctrine of lapse. इसका मतलब ये है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ ये दो रीजन नहीं थे कि आपने यहां पर कह दिया कि भैया, डू यू एग्री that the annexation of the Awadh and the summary settlement of 1856 were the major causes of 1857 revolt uprising? क्या वो उसके रीजन थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। कुछ अदर भी हमारे पास contributing factors थे। We have doctrine of lapse, जो हमने अभी देखा, हमने सोशल रिफॉर्म करिए, वहां पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मिलिट्री ग्रीवियंसेस थे, तो ये सारी की सारी चीजें भी थी शामिल, जिसके कारण 1857 की क्रांति है वो हुई। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दो फैक्टर्स नहीं थे। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड द समरी सेटलमेंट वर द मेजर ट्रिगर्स। The uprising was a result of combined political, social, economic and the military grievances across India. This is your conclusion. कि आपने क्या किया? कमेंट कहा था ना ऊपर, तो कमेंट में आपने ये कह दिया अब कि पूरा पूरा आपने कंक्लूजन निकाल दिया। आपने कमेंट में ये भी तो लिखा है यहाँ पर कि अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या थे। एक तो आपने जो क्वेश्चन में पूछा था वो आपने कर दिया यहाँ पर, एक तो आपने यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर जो क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, दिस एनेक्सेशन ऑफ द अवध, ये आपने यहाँ पर मेंशन किया, फिर उसके बाद समरी सेटलमेंट, ये आपने यहाँ पर मेंशन किया, फिर ये पूछा गया कि भैया आपको कमेंट करना है कि आप एग्री करते हैं। अगर तो आप एग्री करते तो आप यहीं पर समाप्त कर देते कि भैया हाँ, दे टू वर द रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट, तो आपने यहीं पर इसको समाप्त कर देते। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है डू यू एग्री। आपको पता है कि भैया नहीं, सिर्फ ये दो रीजन नहीं थे, इसके अलावा भी रीजन थे, तो बस आपने वो कहानी यहां पर कंक्लूड कर दी और यहां पर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स यहां पर मेंशन कर दिए। तो इस तरीके से आप यहां पर, दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज बॉडी पार्ट, एनेक्सेशन ऑफ द अवध, फिर आपने लिखा समरी सेटलमेंट और उसके बाद लिखा आपने अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, है ना, ऐसे करके आपने मेंशन इसको कर दिया। देन इसके बाद वी हैव कंक्लूजन, दिस पॉजिटिव कंक्लूजन कि annexation of Awadh and the summary settlement 1856 were undoubtedly critical in fueling discontent that led to the 1857 revolt uprising.
अब ये भी आपने नहीं करना है, सीधे ही नहीं लिख देना है, क्योंकि ऊपर लिखा है डू यू एग्री, आप लिखा नो वी डोंट एग्री, ठीक है, या लिख दिया नो आई डोंट एग्री विद योर ओपिनियन। ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ ढंग से ही पूछा गया हो ना, सोच समझ कर ही पूछा गया होगा कि हाँ वो रीजन थे, लेकिन ऐसा नहीं था सिर्फ वही रीजन थे, और भी तो रीजन थे। तो वैसे ही आपने यहां पर कर दिया कि अनडाउटली क्रिटिकल थे कि उन्होंने आग लगाई उस मुद्दे में, लेकिन उसके अलावा दीज मेजर एलिनेटेड लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द अवध इंक्लूडिंग नोबिलिटी, सोल्जर, पीजेंट्स एटसेट्रा। हाउएवर द रिवोल्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू दीज फैक्टर्स अलोन। दिस इज योर कंक्लूजन कि सिर्फ और सिर्फ हाउएवर द रिवोल्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू दीज रीजन ओनली, यही नहीं था रीजन, इसके अलावा भी रीजन थे। It was a culmination of broader political, social, economic and the military grievances that affected different regions and the communities across India. Thus, while Awadh was a major flashpoint, the uprising was driven by a combination of localized and the widespread discontent against British policies. बस आपको करना क्या है, शब्दों को थोड़ा कम करना है, कंटेंट आपके पास यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये आप करेंगे, ठीक है, आपके लिए करने के लिए देंगे वैसे। We have the write critical notes on the impact of revolution of 1857 revolt। 1857 की जो क्रांति थी उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। पहले था एग्जामिन, दूसरा था कमेंट। एग्जामिन आपने कर दिया उसको पूरा, फिर आपने कमेंट कर दिया, भैया आपका ओपिनियन तो पूछा है, वहां पर आपने अपना ओपिनियन यहां पर दे दिया कि भैया हाँ, however the revolt cannot be attributed to these factors alone, it was a culmination of the broader political, social, economic factors। आपने यहां पर उसका रीजन भी दे दिया, आपने अपना ओपिनियन भी यहां पर दे दिया। फिर हमारे पास है आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। आलोचनात्मक में क्या करेंगे, when the topic is controversial or issues related to it clearly have both positive and the negative। क्रिटिकल का मतलब क्या है, आलोचना, आलोचना करनी है। आलोचना किसकी की जा सकती है, आलोचना उसी की तो की जा सकती है जहां पर पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। अब आप कोई ऐसा टॉपिक देख लीजिए जिसकी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है ही नहीं, मान लीजिए इसका कोई नेगेटिव नहीं है, ऐसी तो कोई चीज नहीं है वैसे, लेकिन कम नेगेटिव है, तो उसकी आलोचना बहुत ज्यादा तरीके से नहीं की जा सकती है। जैसे 1857 की क्रांति, उसके पॉजिटिव भी हैं, उसके नेगेटिव भी हैं। कुछ कहते हैं, जैसे हमें पता लग जाएगा अभी, ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, कुछ कहते हैं कि पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ नहीं था भैया, ये सिर्फ एक लोकलाइज्ड रिवोल्ट थी, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा तो था नहीं है। तो ऐसे भी आता है कुछ बोलने के लिए। इसका मतलब ये है कि उसका हमारे पास पॉजिटिव भी है, उसका हमारे पास नेगेटिव भी है, और ये टॉपिक एक कंट्रोवर्शियल है, तो हमें उसकी आलोचना करनी है। आलोचना का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने नेगेटिव शब्द लिख दिए उसमें, ठीक है, आलोचना से हमें सिर्फ नेगेटिव चीजें दिमाग में आती है, तो वो नहीं करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट द इंट्रोडक्शन, 2 लाइन में लिख सकते हैं आप, जैसे कि 1857 की जो क्रांति थी, इट वॉज प्रोफाउंड बट अनसक्सेसफुल रिपोर्ट, जैसा कि आपने ऊपर भी किया कि 1857 की क्रांति जो थी वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ऐसा करके आपने शब्दों में लिखा। एंड मार्क द टर्निंग पॉइंट द कॉलोनियल हिस्ट्री लेड टू पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। दिस 1857 रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी किस कॉलोनियल हिस्ट्री में, ठीक है। आउटकम क्या रहे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे आप। 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि 1857 की क्रांति क्या थी, पूछा गया है इंपैक्ट ऑफ द, उसका प्रभाव के बारे में, कि उसका प्रभाव क्या पड़ा। अब क्या होगा, कई बार जिसको आता है उसने लिख दिया यहां पर कि भैया इसके प्रभाव क्या पड़े, या फिर पहले लिख दिया व्हाट आर द रीजंस, पहले रीजन कर दिया, फिर थोड़े बहुत प्रभाव लिख दिए। ये नहीं करना है, क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि प्रभाव क्या है, एग्जामिनर को पता है कि क्या रीजन रहे होंगे उसके 1857 की क्रांति के, उसे जानना है और उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो आप सीधे इंट्रोडक्शन लिखा 2 लाइन का 1857 की क्रांति के बारे में, वैसा ही जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया 1857 की क्रांति, आपने उसी क्रांति के बारे में 2 लाइनें लिख दी। अब आपने उसके लिख रहे हैं इंपैक्ट, ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया, फर्स्ट द एंड ऑफ द ब्रिटिश, एंड ऑफ इंडियन कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहां पर समाप्त हो जाता है। अब वो शिफ्ट हो जाता है क्राउन रूल के लिए, क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस बन जाती है इंडिया की। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो जाते हैं, इंडियन ऑफिस, रिप्लेसमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल विद द वाइसरॉय, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री, यहां पर इंक्रीज ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर रेशो, उनको बढ़ा दिया जाता है, रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ बंगाल आर्मी, इसके साथ में ही स्ट्रेटेजिक स्टेशनिंग की जाती है अलग अलग एरिया में,
रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है, फेवरिंग कम्युनिटीज कंसिडर्ड मोर लॉयल, जैसे कि सिख, गोरखा, उनको ज्यादा लॉयल मान करके उन्हें और ज्यादा एम्प्लॉय किया दिया जाता है। चेंजेस इन द पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन रूलर्स, अगर आपको ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है तो कोई बात नहीं है, आप पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्मेट में लिख, जैसी आपकी इच्छा है वैसा लिखिएगा, लेकिन ध्यान में रखना क्या है, वर्ड लिमिट। ठीक है, ये कंटेंट है, आपको इसको रिड्यूस करना है बस। तो चेंज टू द पॉलिसी चेंज कर दिया गया, इंपैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक इंपैक्ट कर दिया गया, देन राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसमें नेगेटिव तो नहीं मेंशन किया गया, पॉजिटिव मेंशन कर दिए गए सारे, थोड़ा बहुत यहां पर चेंज होना था। ठीक है, राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, लेगेसी ऑफ या यूनाइटेड डाइवर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, या फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर स्ट्रगल के लिए यहां पर एक बेस खड़ा कर दिया गया। दिस एंडेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल इन इंडिया, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया फिर पॉजिटिव, एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ गया और नेशनलिज्म की भावना को इसने जागृत कर दिया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट, एंड दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। नेगेटिव तो इसका था ही नहीं वैसे कुछ, है ना, क्रिटिकली आलोचनात्मक। हाँ, नेगेटिव तो क्या ही था, 1857 की क्रांति के बाद क्या चेंजेस आए। ठीक है, इतना ही था। क्या कह रहे हैं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव है ही नहीं इसमें ना। 1857 की क्रांति में क्या नेगेटिव हुआ होगा कि 1857 की क्रांति के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, तो नेगेटिव कुछ है नहीं, इसलिए पॉजिटिव ये सारे। अब ये आपने करने हैं, यहां पर है डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कैन इट बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्लियर, ये क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है थ्रो द लाइट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, और कुछ एक क्वेश्चन और भी है उसके बाद। वी हैव क्रिटिकली इवेल्युएट द नेचर ऑफ द 1857 रिवोल्ट, कमेंट ऑन द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट, वाज रियली रिवोल्ट ऑफ अवध। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है और ये क्वेश्चन भी आपको करना है, लिखने हैं आपको, बस ये नोट्स बनाइए आपने, है ना। सोशल रिलीजियस मूवमेंट स्टॉप्स, नहीं स्टॉप तो कुछ नहीं हुआ, सोशल रिलीजियस मूवमेंट कैसे स्टॉप हुई, कैसे खत्म हो गई फिर। वो तो साइड बाय साइड चली रही थी ना, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था कि चली खत्म हो गई थी पूरी तरीके से, ऐसा कुछ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, हम जो मॉर्निंग क्लास का सोच रहे थे वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि थोड़ा बहुत हेक्टिक हो जाता है, हेक्टिक इन द सेंस कि अभी हम क्लास लगाएंगे तो अभी के बाद हमें क्लास तैयार करनी है मॉर्निंग की, और अभी के बाद क्लास तैयार करेंगे तो कुछ एक टाइम लगेगा, कुछ एक और काम भी है, तो रात के लगभग 12 तो बज ही जाते हैं। अगर 12 बज गए हैं तो फिर सुबह 9 बजे फिर से क्लास लगानी है ना। तो तब हम सोच रहे थे कि भैया क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, डिवाइड एंड रूल, इकोनॉमिक रिप्रेशन, रेशियल डिवाइड, नहीं ये कह रहा है 1857 की क्रांति की क्या है, ये तो आगे की बात है। फिर ये नेशनलिज्म की भावना जब जागृत हो जाती है उसके बाद ये चीजें होती हैं ज्यादा। ये तो जैसे इकोनॉमिक रिप्रेशंस हो गए, ये तो पहले भी चला ही हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1857 की बाद ये बात आई। रेशियल डिवाइड तो पहले भी चला हुआ था, हमें बात करनी सिर्फ 1857 की। डायरेक्ट ब्रिटिश रूल तो था ही, डिवाइड एंड रूल की बात भी सबसे पहले यहां पर तो आती नहीं है ना, कि सिर्फ इसी में बात आई है कि 1857 की क्रांति के बाद ही ये आपका मैटर आया है डिवाइड एंड रूल का। ठीक है, अगर हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे तो हम आपको बता देंगे वो। ठीक है, अच्छा, तो हम वही कह रहे थे कि क्लास का टाइम सुबह के लिए, तो सुबह हम जिस तरीके से अभी तक सोच रहे थे कि भैया सुबह 9 की जगह पर 10 कर देंगे, तो 10 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, और हिंदी की क्लास दिन के 1 बजे से 2 बजे तक हो जाएगी बीच में, और फिर शाम की क्लास तो ये वाली हो ही गई आपकी। ठीक है, तो तब करके हम सोच रहे थे कि भैया थोड़ा बहुत हेक्टिक हो रहा है वो हमारे लिए, बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि तब हम अच्छे तरीके से रिप्रोडक्टिव वे में, सॉरी प्रोडक्टिव वे में
तो बता सकते हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ठीक है ठीक है।